सुप्रभात। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी संवदिया को। आइए हम लोग जान लेते हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी का जीवन परिचय। इनका जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के आरोही हिंगना गांव में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 11 अप्रैल 1977 को हुई। इनके प्रमुख उपन्यास हैं मेला आंचल, पढ़ती परिकथा, जुलूस, दीर्घ पता, कितने चौराहे, कलंक मुक्ति, पलटू बाबा रोड आदि। मेला आंचल उपन्यास इनका प्रथम हिंदी साहित्य का प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है। यह बहुत ही प्रसिद्ध और फेमस है। इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं ठुमरी, आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर, एक श्रावणी दोपहरी की धूप, अच्छे आदमी। इनके कुछ रिपोर्टार्ज भी हैं। इनका प्रमुख रिपोर्टार्ज है ऋण जल धन जल, जो कि अनेक बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, तथा इनके संस्मरण है वन तुलसी की गंध। ये भी हमें प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। श्रुत अश्रुत पूर्व, समय की शिला पर, आत्म परिचय आदि। मेला आंचल उपन्यास के लिए इन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला है। आइए अब हम लोग जानते हैं संवदिया कहानी को। फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी के प्रमुख आंचलिक उपन्यासकार माने जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये हिंदी के प्रथम तथा प्रमुख आंचलिक उपन्यासकार माने जाते हैं। इन्होंने अंचल विशेष को आधार बनाकर अपनी रचनाओं को लिखा। संवदिया कहानी मानवीय संवेदना की गहन विलक्षण प्रस्तुति है। कहानी का प्रमुख या मुख्य पात्र हरगोविंद नाम का है। वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर संवाद पहुंचाने का कार्य करता है। संवदिया की यह विशेषता होती है कि वह संवाद को जिस तरह से सुनता है उसी तरह से बयां करता है या बताता है। इस कहानी में रेणु जी ने असहाय, सहनशील नारी के मन के कोमल तंतुओं की पीड़ा, यातना की सूक्ष्म अभिव्यक्ति की है। कहानी के दो ही मुख्य पात्र हैं, संवदिया तथा बड़ी बहुरानी। आइए अब हम कहानी की कथा वस्तु को जान लेते हैं। इस कहानी के प्रारंभ में बड़ी बहुरिया हरगोविंद को बुलाती हैं। हरगोविंद को बहुत अचरज होता है कि आज जगह जगह डाकघर खुल गए हैं, फिर मेरी क्या आवश्यकता हो सकती है। वह बड़ी हवेली के द्वार तक पहुंचता है तथा पहुंचकर वहां के माहौल को भांप जाता है। बड़ी बहुरानी अपनी आंखों से इशारा करती है तथा वह बैठ जाता है। वह देखता है कि अब बड़ी हवेली नाम मात्र की बड़ी हवेली बची है। पहले दिन रात नौकर चाकर तथा जन मजदूरों की भीड़ लगी रहती थी। आज वहां बड़ी बहुरिया एक सुपड़ी में अनाज फटक रही हैं। जिस बहुरानी की मेहंदी लगाकर गांव के 9 परिवार पालते थे या अनेक परिवार पलित होते थे, वे दिन हरगोविंद को बैठे बैठे याद आ रहे हैं। बड़े भैया के मरने के बाद उनके तीनों भाइयों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। वे जायदाद का बंटवारा कर लेते हैं तथा शहर में ही बस जाते हैं। हाँ, कभी कभी छुट्टियों में आया जाया करते हैं तो कुछ जमीन जो थोड़ी बहुत बड़ी बहुरानी के नाम की है, उसकी जो फसल होती है उसे भी वे भरकर ले जाते हैं। उन तीनों भाइयों ने हर चीज का बंटवारा किया था। बंटवारे में बड़ी बहुरिया की देह से खींच खींच कर जेवरात निकाले गए थे। यहाँ तक कि उनकी बनारसी साड़ी को भी 3 टुकड़ों में बांटा गया। बड़े ही निर्दय थे तीनों भाई। आज बड़ी बहुरिया के पास एक मेदियाइन उधारी के रुपये लेने के लिए आई थी तथा न मिलने पर बड़बड़ा कर वह चली जाती हैं। यहाँ पर बताया है कि एक जो है छोटी सी व्यापारी औरत है, उससे कुछ सामान लिया था बड़ी बहुरानी ने, तो वह रुपये नहीं दे पाई और वह रुपये मांगने के लिए आई तथा वह चली जाती है, बड़बड़ाती रहती है कि मेरे रुपये पूरी तरह से नहीं दिए।
उसके जाने पर बड़ी बहुरिया हरगोविंद से कहती हैं, तुम्हें मेरे माँ तथा भाइयों के पास संवाद ले जाना है। यहाँ पर कहानीकार ने बहुत ही गहरी संवेदनाओं को उस संवाद के रूप में अभिव्यक्त किया है। बड़ी बहुरानी संवाद के तौर पर कहती हैं, माँ से कहना मैं भाई भाभीियों की नौकरी करके उनके पैर धोकर या पैर दबाकर काम कर लूँगी, उनके बच्चों की झूठन खाकर एक कोने में पड़ी रहूँगी, लेकिन अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी। यदि मुझे लेने नहीं आए तो मैं गले में घड़ा बांधकर पोखर में डूब मरूंगी। यहाँ पर जो है बड़ी बहुरानी इस प्रकार का संवाद देती है। संवादिया का काम क्या होता है कि वो जैसा संवाद सुनता है उसे वैसा ही प्रस्तुत करना होता है। इस संवाद से हरगोविंद का रोम रोम कांप जाता है। उसने ऐसा संवाद पहले कभी किसी को नहीं पहुंचाया था। बड़ी बहुरानी 5 रुपए का एक गंदा सा नोट निकालकर हरगोविंद को दे देती हैं तथा कहती हैं कि रास्ते का खर्च भी मेरे पास पूरा नहीं है, तुम आते वक्त मेरी माँ से वह आते वक्त जो भी रुपया तुम्हें लगे वह मेरी माँ से ले लेना। अब वह किस शहर के लिए, किस गांव के लिए? बिहपुर के लिए। यहाँ पर बिहार के गांव का नाम बताया है बिहपुर। बिहपुर के लिए निकल जाता है। कटिहार जंक्शन पर पहुँचता है, देखता है कि पहले से अब सब कुछ कितना बदल चुका है, सारी चीज़ें बहुत कुछ वहाँ पर कटिहार जंक्शन पर बदल गया था। फिर वह बिहपुर के लिए गाड़ी में बैठ जाता है तथा बड़ी बहुरिया के घर पहुँच जाता है। घर पहुँचते ही उसका बहुत स्वागत होता है। सभी उससे सबका कुशल मंगल पूछते हैं, हालचाल पूछते हैं, उसकी आव भगत करते हैं और हरगोविंद यह सब देखकर अचरज में पड़ जाता है। उसके मुंह से कुछ संवाद निकलते ही नहीं। कुछ ही देर में माँ पूछती है, मेरी बेटी ने कुछ संवाद दिए। हरगोविंद कुछ बोल ही नहीं पाता है। थोड़ी देर बाद ही उसके लिए भोजन में अनेक प्रकार के पकवान उसे खिलाए जाते हैं। फिर उसे जो पकवान खाते खाते उसे बड़ी बहुरिया की स्थिति याद आ जाती है। कुछ देर बाद बड़ी बहुरिया की माँ पूछती है कि तुम क्या संवाद लेकर आए हो? संवादिया कुछ नहीं कह पाता। वह बहाना बनाकर कहता है कि यहीं पास के गांव में किसी काम से आया था, सोचा आपसे मिल लूं। माँ बड़ी उदास हो जाती है तथा कहती है कि बड़ी बहुरिया ने और जो हरगोविंद है वो कहता है, बड़ी बहुरिया ने कहा है कि दशहरे के समय गंगा जी मेले में आकर मैं माँ से मिल लूँगी। उसकी बूढ़ी माँ चुप हो जाती है और कहती है कि वहाँ अब रखा ही क्या है, उसके लिए तीनों भाइयों ने छोड़ा ही क्या है, कुछ नहीं छोड़ा। वो अपना गुजर बसर ही कैसे करती होंगी। इस प्रकार से माँ भी अपनी जो भावनाओं को अभिव्यक्त करती है। रात होने पर संवादिया को नींद भी नहीं आती है, क्योंकि वो जो संवाद को लेकर आया था वह वहाँ की स्थिति को देखकर कह नहीं पाता है कि यहाँ कितना सुख है, कितना आराम है, सारी चीज़ें, पूरा खुशहाल उनका घर था, वह कुछ बता नहीं पाता। उसके मन में अनेक प्रकार के विचार चलते रहते हैं। वह सोचने लगा कि सुबह होते ही मैं सही सही संवाद किससे कह दूंगा, और जो बड़ी बहुरिया की माता जी है उनसे कह दूंगा। अब हरगोविंद जो है क्या करता है कि सुबह होती है, लेकिन उनके परिवार की स्थिति को देखकर उसके मन में अनेक प्रकार के विचारों की उथल पुथल चलती रहती है और वह अपने संवाद को मन में ही दबा लेता है। सुबह होते ही वो कहता है कि अब बहुत दिन हो गए, मुझे जाना चाहिए, और वह वहाँ से जाने के लिए कहता है। जब माँ ये बात सुनती है तो कहती है, कुछ दिन और रुक जाओ, हमारा तो मन ही नहीं भरा तुमसे। लेकिन संवादिया कहता है कि नहीं, अब मुझे चलना चाहिए। माँ उसे कुछ रुपये पकड़ाना चाहती है, पर संवादिया जो है कह दो कि संकोच पथ लेता नहीं है। और माँ कहती है, अभी तो मेरे पास फ़िलहाल तो कुछ नहीं है, तुम जाते तुम्हें दही और अनेक प्रकार की वस्तुएं तुम्हारे साथ रखती, लेकिन थोड़ा सा मैंने चिवड़ा बनाया है, जो धान नहीं आई है, चावल का चिवड़ा है, तुम उसे ही साथ ले जाओ। और हरगोविंद क्या करता है, वहाँ से निकल जाता है। निकलते वक्त उसके पास कुछ ही के रुपये थे, तो वह वापस लौटता है और उसके पास बहुत कम पैसे होते हैं, तो वह कुछ दूरी को तो
बस से तय कर लेता है, लेकिन ज़्यादा पैसे नहीं होने के कारण वह 20 मील पैदल चलकर क्या करता है, गांव की तरफ पहुंचता है। गांव का नाम बताया है जलालगढ़। जलालगढ़ पहुंच जाता है। जलालगढ़ में रात का समय था और रात में वहाँ पर बिजली नहीं थी, चारों ओर अंधेरा था। वह जैसे तैसे बड़ी हवेली की ओर पहुँचता है। पहुंचकर अपने हाथों को इधर उधर घुमाने का प्रयास करता है। घर के आंगन तक पहुंच जाता है। जब हाथ फेरता है तो उसे बड़ी बहुरिया की जो है छाया या स्मृति थोड़ा सा उसको छुअन में महसूस होती है और वह कहता है, बड़ी बड़ी बहुरिया आप। इसी प्रकार से बड़ी बहुरिया भी उसे संबोधित करती है कि हरगोविंद तुम आ गए। और वह हरगोविंद जो है बड़ी बहुरिया के पैरों में गिरकर रोने लगता है और कुछ बोल ही नहीं पाता। बड़ी बहुरिया पूछती है, क्या हुआ? वह चिवड़े की थैली जो पोटली उसकी माँ ने उसके लिए दी थी वह उसे आगे कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हारा संवाद कह नहीं सका, मैं तुम्हारे संवाद को ठीक प्रकार से बता नहीं सका, क्योंकि यदि मैं तुम्हारे संवाद को कह देता तो बड़ी बहुरिया आप इस गांव से चली जाती। आप हमारे गांव की क्या हो, लक्ष्मी हो। गांव की लक्ष्मी भला कभी गांव को छोड़कर जाती है? इस प्रकार के संवाद उन दोनों के बीच में होते हैं और कहता है कि मैं आपको कभी नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मैं ही तो आपका बेटा हूँ, मैं ही तुम्हारा बेटा हूँ, तुम सारे गांव की माँ हो। बड़ी बहुरिया जब ब्याह कर आई थी तभी से हमने तुम्हें क्या माँ के रूप में माना है, तो अब हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। जो भी होगा, जैसे भी होगा, मैं तुम्हारी सेवा करूँगा। बड़ी बहुरिया अंदर जाती है, उसके लिए दूध गर्म करती है तथा उस दूध गर्म कर कर उसे पिलाती है और खुद भी दूध गर्म कर उसमें एक मुट्ठी जो चिवड़ा उसकी माँ ने उसके लिए भेजा था उसे मसल कर खाने लगती हैं। यहीं पर कहानी जो है उसका अंत हो जाता है। अब कहानीकार ने बताया है कि संवाद भेजने के बाद बड़ी बहुरिया को भी अपनी गलती पर पछतावा था। वह भी नहीं चाहती थी कि मेरा संवाद जो है वो कहाँ पहुँचे, मेरे घर वालों तक पहुँचे। इस प्रकार से लेखक ने यहाँ पर जो है कहानी का अंत बताया है। कहानी बहुत ही भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई है। महिलाओं की जो कह सकते हैं इसमें मार्मिकता बताई गई है, महिलाओं की मन की चेष्टाओं को बताया गया है कि यहाँ पर क्षणिक रूप से जो उसमें आक्रोश था उसके तहत वह एक संवाद को प्रस्तुत करवाना चाहती है, लेकिन मन ही मन उसके जाने के बाद उसे पछतावा भी होता है। वो सोचती हैं कि जैसा भी है, जो भी जीवन है, मेरा जीवन है, मुझे ही इसे व्यतीत करना है, तो वह अपनी परिस्थितियों से समझौता कर लेती हैं। कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।